हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक को आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, इसके कंसेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे और ये होता क्या है ये भी समझेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे इसी सिंगल वीडियो के अंदर। यानी कि ये एक सिंगल वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हम जानते हैं कि प्राइस का एक बहुत ही खास रिलेशन होता है किसके साथ? डिमांड के साथ, है ना। प्राइस का क्या होता है? बहुत ही खास रिलेशन होता है और उम्मीद आपको पता होगा कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। क्यों होता है वो समझते हैं अब। जैसे मान लो कि एक कोई भी कंज्यूमर है, अगर प्राइस बढ़ गया तो वो डिमांड कम करेगा। यानी जैसे प्राइस बढ़ता है मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, उसकी डिमांड अपने आप ही क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाता है डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर अपने आप ही बढ़ जाएगी सेम लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे कि अगर मेरा डेली एक्सपेंस, मान लो मैं 100 रुपए के फ्रूट्स खाता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ एक, ठीक है, 100 रुपए के फ्रूट्स खाता हूं, तो अगर मान लो मुझे सेब खाने पसंद है और सेब है 50 रुपए किलो, तो सिंपल सी बात है मैं एक दिन के अंदर 2 किलो सेब लेके आ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 50 रुपए किलो सेब है और मैं 100 रुपए क्या करता हूं, 100 रुपए है मेरे पास, तो मैं सिर्फ 2 किलो सेब लेके आ पाऊंगा। लेकिन अगर ये तो सेम रहेगा अमाउंट मेरे पास कि मेरी इनकम है 100 रुपए डेली की। ठीक है, अब अगर प्राइस जो है 50 से घट के 25 हो गई तो क्या मैं अब भी 2 किलो सेब खा पाऊंगा? नहीं, अब तो मैं 100 रुपए में 4 किलो सेब परचेज कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी प्राइस कम होते हैं लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है सेम पैसों में। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस गलती से 50 से 25 ना होके 50 से अगर 100 हो गया तो अब मेरी पॉकेट मनी सेम है। अब मुझे कहीं ना कहीं डिमांड क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, है ना। डिमांड क्या कर दूंगा? मैं कम कर दूंगा। डिमांड कम कैसे करूंगा? अब मैं 100 रुपए किलो सेब है तो मैं सिर्फ 100 रुपए में सिर्फ 1 किलो सेब लेके आ पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस बढ़ गया उस कमोडिटी का, उस एप्पल का, किसी भी सर्विसेज का, डिमांड अपने भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, ये तुम समझा कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। अब समझते हैं ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो अफेक्ट तो करता है डिमांड को, लेकिन किस लेवल पे करता है, किस रेट पे करता है, वो हम किससे निकालते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये टॉपिक पहली बार आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जिन्होंने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 11th में थी, फिर तो 12th में होगी, तो 12th में थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी समझ में आएगा। अब इसके पहले सारे फॉर्मूलों के बात करेंगे और बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे हेल्प करता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में। तो एक कंसेप्ट था जिसका नाम था परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज, इसका मतलब क्या है कि देखो अब 2 चीजें होंगी। वो क्या कि मेरे पास 2 प्राइस होंगे। एक प्राइस को मान लेता हूं P और एक को मान लेता हूं मैं P1। P हमारा क्या है? इनिशियल प्राइस लेवल। P1 क्या है? फाइनल प्राइस लेवल। ऐसे ही क्वांटिटी की भी दो लेवल होंगे। जब प्राइस P होगा, सपोज करो जब प्राइस P होगा तो कोई बंदा होगा या फिर कोई भी कंज्यूमर होगा क्वांटिटी Q डिमांड कर रहा होगा। लेकिन जब प्राइस P1 हो गया तो अब वो Q1 डिमांड करेगा। और हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्वांटिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने के बाद। ठीक है, तो अब वो समझते हैं। तो मैंने देखा क्वांटिटी में चेंज कितना आया, तो पहले हम Q1, अब चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हमेशा निकालते हैं कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे मान लो कि मेरी इनकम सपोज करो महीने की 500 रुपए है, ठीक है, और अगर वो बढ़ के 1000 रुपए हो गई, ठीक है, तो चेंज कितने का आया? 500 रुपए का। कैसे पता किया आपने? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दी। तो वही काम मैं यहां पे करूंगा। तो जब प्राइस P था मैं Q क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, जब प्राइस P1 हुआ तो मैं Q1 कर रहा हूं। तो चेंज कितने का आया? Q1 माइनस में Q और अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी जो है।
ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये प्राइस की वजह से। अगर प्राइस में चेंज नहीं आता तो मैं क्वांटिटी में चेंज नहीं करता, मैं सेम कंज्यूम करता जिस लेवल पे मैं कंज्यूम कर रहा था। चेंज किसकी वजह से आया? इस नमूने प्राइस की वजह से। अब प्राइस में क्या चेंज आया था? P1 माइनस में P, यानी कि फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस कर दूंगा। नीचे क्या आएगा? इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई में 100। अब इस 100 से 100 कट गया। क्या मैं बोल सकता हूं Q1 माइनस Q को डेल्टा Q? क्योंकि Q1 माइनस Q का मतलब क्या है कि डेल्टा Q, यानी Q में कितना चेंज आया। ठीक है, और अपॉन में ये वाला Q। नीचे P1 माइनस में P क्या हो जाएगा? डेल्टा P। नीचे आ जाएगा हमारे पास ये वाला P। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास? आंसर आया डेल्टा Q मल्टीप्लाई में P। नीचे आ जाएगा डेल्टा P, इसकी से होगी डेल्टा P मल्टीप्लाई में Q। और ठीक है, इन सब के साथ लगा रहता है एक छोटा सा माइनस। ये माइनस इसलिए लगा रहता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने अभी बात करी थी। ठीक है, नेगेटिव, इसलिए माइनस लगा रहता है हमेशा अपने फॉर्मूले में। यहां भी लगा लेना तो यहां भी लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाता है कि माइनस P मल्टीप्लाई में Q मल्टीप्लाई में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो ये बन गया फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम पता है कब अप्लाई करते थे? जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी में चेंज भी आ गया, इनिशियल प्राइस भी है, प्राइस में चेंज भी आ गया, और हमें क्या निकालना है? ईडी निकालना है। और ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फॉर्मूला था। अब बात है भैया, चलो ठीक है, तो हमने उस क्लास की बात कर ली, ये तो क्या बेसिक सा कंसेप्ट परसेंटेज चेंज ऑफ इलास्टिसिटी का। अब हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे हेल्प करता है हमारी ये काम करने में। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करता, बस वो इसको चेंज करता है। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? माइनस है, माइनस P अपॉन में Q, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? D, यानी कि DQ अपॉन में DP। बस इतना करना था। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? Q में चेंज प्राइस की वजह से, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। यहां चेंज किया, अब सब कुछ हमारा क्या हो गया है? ठीक हो गया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है ईडी का जब हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं भैया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन समझते हैं। ये तो होगा कंसेप्ट कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, और हम क्यों निकालते हैं ईडी। तो कोई आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या बोलोगे? कि वो रेट, मतलब डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में किस रेट से चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ भी लेंगे हम। व्हाट इज द पॉइंट इलास्टिसिटी व्हेन प्राइस इज 12? यानी कि इलास्टिसिटी क्या होगी जब प्राइस हमारा 12 है। ठीक है, मैं प्राइस 12 दे रखा है। फॉर द डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन है P इक्वल्स टू 60 माइनस में 3Q। अब मैंने यहां से देखा P तो 12 है, लगे तो मैं से Q निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले की तरफ से तीन चीज चाहिए। एक तो P चाहिए, है मेरे पास, Q चाहिए, नहीं है मेरे पास, और DQ अपॉन DP चाहिए। तो मैं निकाल लूंगा बाद में, पहले मैं यहाँ पे Q निकाल लेता हूं, है ना। और Q कैसे निकालूंगा? मैं P के यहाँ पे 12 पुट कर सकता हूं, क्योंकि P बराबर है 12। तो P के वाले मैंने यहाँ पे 12 रख दी। 60 माइनस में 3Q, यूं का यूं। अब 3Q यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3Q यहाँ के पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या रह गया? 60 माइनस में 12। अब 60 में से 12 गए, तो 60 में से 12 गए कितने हो जाएंगे? 48। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 48, ये बराबर है हमारे पास 3Q के। अब 3 है Q के मल्टीप्लाई में, किस में आएगा? डिवाइड में। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48/3। 3 से काट लूंगा, इसे 16 आ गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16, यानी कि Q आ चुका है 16। तो Q 16 आ चुका है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। P भी है मेरे पास, अब Q भी है मेरे पास। अब मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ चाहिए DQ अपॉन DP। तो मैंने देखा अगर मैं Q का डेरिवेटिव कर दूं P के रिस्पेक्ट में, तो ये बात ही बन जाएगी। पर दिक्कत क्या थी? अब क्या करो, थोड़ा सा चेंज करिए क्वेश्चन को। उसने P का फंक्शन दे रखा है Q की फॉर्म में, तो अब या तो मैं Q को अकेला बनाऊं यहां से, पर वो थोड़ी ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी। तो मैंने काम कर लिया, मैंने क्या किया, मेरे पास P का फंक्शन है ना, डिमांड फंक्शन, क्या है? 60 माइनस 3Q। मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूं Q के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या निकल जाएगा? DP/DQ। तो आप बोलोगे भैया हमें तो DQ/DP चाहिए, तो आप DP/DQ क्यों निकाल रहे हो? अरे निकाल लो तो पता लग जाएगा अभी क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। तो P का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा, इंटू में DP अपॉन में DQ।
ठीक है, यहां पे बराबर में है 60 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। पता है ना डी बाई डी क्यू आया, क्योंकि पी का डेरिवेटिव जबरदस्ती कर रहे हैं हम क्यू के रिस्पेक्ट में, और 60 का जीरो हो जाएगा। और -3 क्यू का, -3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का ही रहेगा, क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान रखा करो, अगर कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, तो वो जीरो होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो किसी और फंक्शन के, तो वो यूं का ही रहता है। हम सिर्फ करेंगे इस क्यू का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों? कि वो उस टाइम x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। यहां पे हमने क्या किया है, q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया -3 इंटू में 1 माइनस का 3। तो बात है, हमने तो dp बाई dq निकाला है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। अरे मेरे भाई हमें क्या चाहिए यहाँ पे, dq अपॉन dp, इसका उल्टा कर दो ना, रेसिप्रोकल कर दो इसका। तो dq अपॉन में dp, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3। इसके नीचे 1 लूंगा, उल्टा कर दूंगा। अब कोई बोलेंगे भैया 3 तो जो माइनस होता है इसके पास था, 3 के पास, भाई माइनस नीचे हो चाहे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dq अपॉन में dp। तीनों चीजें मैंने निकाल लिया, फॉर्मूले पुट कर दूंगा, ed आ जाएगा। तो अब ed निकालते हैं, ed यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये वाला माइनस यूं का यूं, ठीक है। p कितना था, p कित खो गया, p है 12, और q कितना था, q निकाला था मैंने 16, मल्टीप्लाई में dq अपॉन dp कितना आया था, माइनस का 1/3। ये भी हो गया। अब कुछ कट रह गया, बिल्कुल माइनस से हमारा माइनस कट के खत्म हो गया। 3 से 12 कट गया 4 पे, 4 से 16 गया 4 पे, कितना आंसर आया 1/4। पॉइंटों में करना है तो कर लेना भाई, तो पॉइंटों में करना है, जीरो लगा लूंगा। अब जीरो फ्री में तो आता नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तो जीरो की जगह क्या लग जाएगा पॉइंट। तो अब 4 के पहाड़े में 10 तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा उससे कम 8। उम्मीद है डिवाइड करना सबको आता होगा, नहीं तो भाई सीख लेना, ठीक है, कॉलेज में आगे। अब तो तुम, तो 8 आएगा हमारा 2 पे, 2 रह गया रिमाइंडर, जीरो लूंगा, पॉइंट लगा रखा है पहले से। तो 20 कितने पे आएगा, 4 के पहाड़े में 5 पे, तो 0.25 हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का ईडी। तो हमने ईडी का कंसेप्ट भी समझ लिया, साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी करा जहां पे हमने ईडी निकाल के दिखाया है। आई बात समझ में, और उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे। दूसरी बात, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन भेजना हो, या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या फिर, ठीक है, और भाई कॉल अवॉइड किया करो, क्योंकि ये नंबर भी मेरे पास नहीं आता, ठीक है। तो भाई कॉल अवॉइड करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन हो आप आराम से इसको इस नंबर पे पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई भी फर्दर अगर अपडेट आई कॉलेज की तरफ से तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। आई बात समझ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां जाके दोनों चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।